हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ व प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य। देखिए हमने सरकार के जो अंग हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापिका मतलब हमारी संसद और उसके अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका हमारे भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की है। एक तो है संवैधानिक कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरी आती है वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक कार्यपालिका क्यों है राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति के बारे में ही हम स्टडी करेंगे कि, और ये संघीय कार्यपालिका है। देखिए, संघ मतलब केंद्र, पूरा संघ, समूह, पूरा भारत, उसकी कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। और संघीय है इसलिए संपूर्ण संघ की कार्यपालिका के बारे में कि जो राष्ट्रपति है वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका का जो अंग है वो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि जो हमारी व्यवस्थापिका है का जो काम है वो क्या है? कानून बनाना। ठीक, हमारी जो कार्यपालिका है उसका काम है लागू करना। अब जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए, यानी संसद ने लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के जो कानून बन गया है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कार्य रूप में लाना, ये लागू करना, उसका जो काम है वो कार्यपालिका का है। अब कार्यपालिका 2 प्रकार की हो गई, एक संवैधानिक यानी राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती है। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक भेद होता है ना। 2 प्रकार के सरकारें होती हैं, संसदात्मक होती हैं और अध्यक्षात्मक होती हैं। हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। देखिए, संसदात्मक व्यवस्था में जो संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष दोनों ही वहाँ का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो एक ऐसी कार्यपालिका है जो संवैधानिक रूप से और वास्तविक रूप से, दोनों रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में राष्ट्रपति को संविधान ने सारी संपूर्ण शक्तियाँ दी हैं, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ये सरकार के भेद के आधार पर कार्यपालिका के कार्य निश्चित किए जाते हैं। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों व कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार हो, कार्यपालिका के अध्यक्ष आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों, वहाँ राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर हमारी जो व्यवस्थापिका है उसी में से हमारी कार्यपालिका बनती है। कैसे बनती है ये मैं आपको समझाऊंगी। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है। अब देखिए, क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये भारत है ना। मैंने आपको लोकसभा के चुनाव बताए और लोकसभा के चुनाव के माध्यम से ही सरकार का निर्वाचन होता है।
अब संपूर्ण जो पूरा भारत है उसको 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब हर क्षेत्र से कोई ना कोई व्यक्ति, किसी न किसी पार्टी का व्यक्ति चुन करके आता है और वो सारे चुने हुए व्यक्ति क्या कहलाते हैं? MLA यानी सांसद, संसद के सदस्य बनते हैं। लेकिन इसमें जिसको मेजॉरिटी मिलती है, जो बहुमत वाली पार्टी होती है, उसकी क्या बनती है? सरकार बनती है, उसकी सरकार बनाई जाती है। और जो सरकार जिसकी होती है ना, वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है, जो बहुमत वाली पार्टी होती है, उसी पार्टी का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और सरकार, अब ये हैं तो सारे संसद के सदस्य, इनमें से जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उस पार्टी के सदस्य निकल के क्या बनाती हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक, और सरकार ही कार्यपालिका है, वास्तविक, है ना, वास्तविक कार्यपालिका। अब इसमें ये जो व्यक्ति हैं, तो ये जो व्यक्ति, जो लोकसभा के जो पार्टी हैं, ये सब सांसदों में से वो बहुमत वाली पार्टी है, तो संपूर्ण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के जो सदस्य होंगे, मतलब कि जो जिनकी पार्टी है, जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है, क्योंकि दो दल हैं, दो अंग हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, पिछले चैप्टर में। तो ये कार्यपालिका यहाँ से निकल के आती है। आपको लगता है कार्यपालिका क्या होती है? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जितने भी सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, उनमें से लोकसभा के सदस्य, जिन कार्यपालिका वो होती है जिसको बहुमत मिलता है और जिनकी सरकार बनती है। तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्री पद उन्हीं व्यक्तियों को देंगे ना, अपनी पार्टी के व्यक्तियों को, तो उनका मंत्रिपरिषद जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, यानी संवैधानिक कार्यपालिका की। पहले ये चीज़ मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका क्या होती है। आप देखिए कि इसके सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्था के प्रति सदस्य हों, व राष्ट्र का अध्यक्ष, सरकार का भी अध्यक्ष अलग अलग हो, तो इस वजह से संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अगर अलग हो, राष्ट्र का अध्यक्ष अलग है और सरकार का अध्यक्ष अलग है, राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, दोनों अलग अलग हैं। दोनों जो कार्यपालिका बनी है वो व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो व्यवस्था कैसी होगी? संसदात्मक व्यवस्था होगी। और संसदात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, जो वो संवैधानिक कार्यपालिका होता है और संवैधानिक मात्र ही उसकी भूमिका होती है। वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इटली में भी है और ब्रिटेन और भारत में भी है। संसदीय व्यवस्था के ये बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसके विपरीत जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। वो राज्य का भी होता है और सरकार का भी होता है, ठीक है ना, मतलब पूरे देश का भी है और वो सरकार का भी, यानी वो एक ही है। तो संवैधानिक अध्यक्ष भी वही है और वास्तविक अध्यक्ष भी वही है, और संपूर्ण शासन उसी के नाम से होता है। और उसमें कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, ब्राज़ील आदि जो हैं वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आते हैं, जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि में अर्ध अध्यक्षात्मक है। यहाँ पर वहाँ पर संसदात्मक शासन के गुण भी मिलते हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका के स्वरूप की, नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। औपचारिक मतलब नाम मात्र का कह सकते हैं, वैसे तो नाम मात्र का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी वास्तविक भूमिका होती है, पर ये संवैधानिक रूप से इनको सारी शक्तियाँ दी हुई थी। जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। यद्यपि राष्ट्रपति का जो पद होता है गरिमा और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। ये जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्र का अध्यक्ष है, इसलिए जो इनका पद है ना वो गरिमा मतलब सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद है। प्रतिष्ठा यानी बहुत बड़े सम्मान और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है हमारे यहाँ पर, और है भी। अब वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, इसको कहते हैं देश का प्रथम नागरिक।
बहुत बार क्वेश्चन आया है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। अच्छा, देश का प्रथम नागरिक है और हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है, समझ लो, ये तो मैंने एडिशनल आपको अभी समझाया ताकि डिफरेंस आपको पता चले। तो ये है। अब किस अनुच्छेद में इस पोस्ट की बात करी गई है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है कि जिसके अनुसार भारत का क्या होगा, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये जो संघ है ना पूरा, इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति क्या होती है? कानूनों को लागू करने की शक्ति, इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वो कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? संघ की, देश की, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित, ठीक है, निहित होगी। अनुच्छेद 52 और 53 की बात कर रहे हैं हम। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा? वो तो नाम मात्र का है। उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा कि जिसका प्रयोग वे स्वयं खुद कर सकता है, किन्हीं मामलों में वह स्वयं भी करता है, स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या अधीनस्थ का मतलब होता है जो उसके अधीन आते हैं। और देखिए, जो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है ना, ये सब राष्ट्रपति के अधीन ही आते हैं संवैधानिक रूप से, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है बच्चों, अब ये तो है, ये बात है कि राष्ट्रपति की पोस्ट आप समझ गए हो, दोनों अनुच्छेदों के बारे में समझ गए हो। अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आपके लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली का जो उल्लेख है, उल्लेख किस में किया गया? इस प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55, ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 54 है उसमें अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। किस में कही ये बात? अनुच्छेद 54 में ये बात कही गई है। जो संसद के, ये जो निर्वाचक जो मंडल है ना, वो किन लोगों से मिलकर के बनेगा? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। एक चीज़ को समझ लीजिए, राष्ट्रपति है ना, उसके ये लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके भी कौन से सदस्य करेंगे? निर्वाचित, भाई जो चुनकर आए हैं, निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य होते हैं, आपको पता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 एंग्लो इंडियन को, और राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 ऐसे सदस्यों को जो कि ज्ञान, कला, विज्ञान, साहित्य और सोशल सर्विस में विख्यात व्यक्ति होते हैं।
उनको, तो वो लोग उसमें मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, केवल जो निर्वाचित व्यक्ति हैं वो ही इसके अंदर भाग लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे हैं, हाँ नेक्स्ट आता है इसमें कि और कौन करेगा। निर्वाचित से ये दोनों सदस्य प्लस विधानसभाओं के सदस्य। विधानसभा कौन होती है? विभिन्न राज्यों में हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं वर्तमान में, और उन 28 राज्यों की जो प्लस विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो उनके करेंगे। तो इस तरह से इनका एक निर्वाचक मंडल होगा और एक विशेष विधि उपयोग में लाई जाएगी इनको लेकर के, और इसका निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्या होता है कि हम स्वयं 18 साल के हैं और खुद राष्ट्रपति के लिए वोट देने गए तो प्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष इसलिए कि ये लोगों का निर्वाचक मंडल बनाया है और ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। चुनाव की एक विशेष विधि है जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत विधि कहते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों के आधे से एक मत कम अधिक प्राप्त होता है तो उसे न्यूनतम मत कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होगा इसका निर्वाचन, और के लिए होता है। वह पुनः चुनाव दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको करेगा? अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को पर अगर पद से हटाना पड़े तो महाअभियोग लगेगा। ये प्रक्रियाएं हैं जो इस पर लगी, और इस महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होगी कि इस पर महाभियोग लाया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या जो है कम से कम 2/3, जो दोनों सदन है उनके कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य इस बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए प्रस्ताव की राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तभी उस पर महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, उसके पद से हटाना, पदच्युति के कारण अगर रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचित राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए नहीं होता बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। जो नया राष्ट्रपति बनेगा ना वो अपने लिए 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं है कि पिछले राष्ट्रपति ने अगर 2 साल कम रह गए उसके तो 2 साल ही करेगा, वो शुरू से करेगा। तो आगे हम इसको पूरी डिटेल में करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है आपके इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, चलो ले जा।